नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है टिश्यू अर्थात ऊतक। ठीक, पहले मैं आपको ऊतक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। तो कोशिका, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, बॉडी सेल है, शरीर की हमारी कोई कोशिका है। जब कोई कोशिका सेम आकार के, उनकी समान आकार हो, इनका कार्य भी क्या हो, सेम हो। ठीक, तो कई कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। ठीक, तो कई कोशिकाएं जो जुड़ी होती हैं एक दूसरे के साथ में, और ये कई कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक, तो कई कोशिकाएं, दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं। और वही है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अब किसके बारे में, टिश्यू के बारे में। ठीक, अर्थात ऊतक। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, हमने पिछले अध्याय में क्या लिखा है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिक जीवों में अर्थात यूनिसेलुलर जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है, कोई प्राणी है, कोई जीव है, जैसे कि मैंने अमीबा मान लिया। ठीक, जो भी एक कोश की प्राणी है, तो उसमें क्या होगा, एक कोशिका होगा। ठीक, उसके बाद इसके अलावा और कोई कोशिका है ही नहीं, तो सारे जो भी फंक्शन होंगे इसी कोशिका के अंदर होंगे और इसी कोशिका के द्वारा होंगे। ठीक, वही लिखा है। क्या लिखा है, सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने क्या लिया है, अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन लेकिन बहुकोशिक लेकिन बहुकोशिक जीवों में, बहुकोशिक मतलब मल्टी सेलुलर, जैसे एक से अधिक, जैसे हम लोग हैं, जीव जंतु हैं, ये क्या है, बहुकोशिक है, मल्टी सेलुलर है। बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने अभी मैंने क्या कहा कि कुछ कोशिकाएं हैं जो सेम आकृति, सेम क्रिया करेंगी, जो इनका कार्य होगा समान होगा, तो सभी कोशिकाएं एक साथ जुड़ जाएंगी। ठीक, जब एक साथ जुड़ जाएंगे टिश्यू का निर्माण होगा। टिश्यू टिश्यू कई टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन अर्थात अंग का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया। ठीक, आदि जैसे अंगों का निर्माण करते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या लिखा, प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को, क्या लिखा है, कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में क्या लिखा है, मनुष्यों में पेशी कोशिका फैलती है और सिकुड़ती है, जिससे क्या होता है, गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो नर्व सेल होती हैं, जैसे मैंने आपके, यह हमारे बॉडी पर कहीं टच होता है तो तुरंत हमें पता चल जाता है, तो किसके द्वारा होता है, हमारे तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक, रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, वहन करता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। ठीक, पौधों में आगे देखते हैं, पौधों में वाहक वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या है, जैसे खाना ले जाने के लिए, हमारे शरीर को भोजन पहुंचाने के लिए अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सांस जब हम क्रिया लेते हैं, सांस की जब क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, तो उसमें अलग प्रकार की कोशिकाएं पार्टिसिपेट होती हैं। ब्लड सर्कुलेशन में अलग होती हैं। उत्सर्जन, जब हमारे शरीर से उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है, उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो अपना अलग कार्य करती हैं। ठीक उसी प्रकार लिखा है, क्या लिखा है, अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। देखिए क्या लिखा है, एक तरह के कार्य को
संपन्न करने में सक्षम होती है। सदैव क्या होती है, एक समूह में होती है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्या लिखा है, फिर से देखते हैं। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। अभी हमने डायग्राम बना के बताया कि कई कोशिकाएं जो समान कार्य करती हैं या समान आकार की होती हैं, वो एक समूह में होकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक, ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ, क्या लिखा है, ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के क्या है, उदाहरण है। आगे देखते हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं, देखिए मैंने अभी बताया था ना, जो आकार में समान होती हैं और इनकी फंक्शन भी, क्रियाएं भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक, वही लिखा है। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक, अब हम अगली हेडिंग में देखते क्या है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने हैं? तो देखते हैं। आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। इसको छोड़ते हैं, यहां देखते हैं। यहाँ क्या कहा गया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, या अर्थात पौधे की कोशिका और जंतुओं की कोशिका करें ऊतकों में क्या किया गया, तुलना किया गया है। तो देखते हैं दोनों में क्या होता है, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। मतलब एक जगह खड़े होने के लिए, उन्हें खड़े होने के लिए भी सहारा प्रदान करने के लिए कोई टिश्यू, कोई सेल, कोई ऑर्गन होना चाहिए। वही लिखा है कि पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना आता है। अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन क्या होता है, जंतु भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर क्या करते हैं, विचरण करते हैं। ये पौधे की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। क्या लिखा है, ये पौधे की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक क्या होते हैं, जीवित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में, क्या लिखा है, जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता होती है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। कुछ सीमित मतलब क्या कहने का मतलब है, जैसे पौधे जो होते हैं उनमें कुछ स्पेशल विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं या ऊतक पाए जाते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। ठीक, वही लिखा है। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों, पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। तो आइए देखते हैं आगे। विभाजन के आधार पर पौधे के ऊतकों को क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो देखते हैं वर्गीकरण में कितने ऊतक हैं, देखते हैं। वृद्धि अथवा विभज्योतक, विभज्योतक का मतलब होता है मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक, इसको कहेंगे। इसी में वृद्धि होता है और विभाजन होता है। फिर दूसरा है स्थायी ऊतक। कौन सा है, स्थायी ऊतक अर्थात परमानेंट टिश्यू। देखते हैं, जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है। ठीक, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। अंगों और अंग तंत्रों अर्थात ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में। ठीक, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक और, क्या लिखा है, संरचनात्मक संगठन
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक और पौधे के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंगतंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। ठीक, देखते हैं, इसको छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं पादप ऊतक अर्थात प्लांट टिश्यू के बारे में देखते हैं। प्लांट टिश्यू में हमारा विभाजन के आधार पर दो भागों में ऊतक को डिवाइड किया गया था। पहला था विभोज्योतक या वृद्धि, दूसरा था स्थायी ऊतक अर्थात परमानेंट टिश्यू। तो विभोज्योतक हम पहला पढ़ते हैं, इसी को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये देखिए डायग्राम है। प्याज के मूल, मूल में वृद्धि मतलब रूट में ग्रोथ दिखाया गया है। प्याज के मूल इस जड़ों में, ठीक, इनका क्रियाकलाप है। देखते हैं इस क्रियाकलाप में क्या। देखिए क्रियाकलाप में ये दिखाया गया है कि दो प्याज लिया गया है, दो प्याज लिया गया और दो शीशे के जार या अथवा गिलास ले लेते हैं। गिलास लिया गया है, उसमें दोनों को ऐसे रखा गया है कि उनकी जड़ें जो है गिलास में पानी, गिलास में क्या है पानी भरा हुआ है और जड़ जो है पानी में डूबा हुआ है। और इनमें से कुछ दिन बाद किसी एक प्याज की जड़ को काट दिया जाता है। तो काट दिया जाता है तो क्या होता है, कहने का मतलब विभाजन, इनमें ग्रोथ होता है या नहीं, उसी प्रक्रिया को दिखाया गया है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। ठीक, अब हम यहां से पढ़ते हैं। क्या लिखा है, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होता है। क्या लिखा है, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभोज्योतक अर्थात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक, ये विभोज्योतक, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस भाग में स्थित है। विभोज्योतक की उपस्थित वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ अर्थात शीर्षस्थ, कैम्बियम, पार्श्वी तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। विभोज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं, विभोज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभोज्योतक की ही तरह होती हैं। देखिए क्या लिखा है, फिर से हम पढ़ते हैं। देखिए यहां से पढ़ते हैं। इन्हें क्या कहा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। ये विभोज्योतक किस भाग में स्थित है, विभोज्योतक की उपस्थित वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ का मतलब होता है एपिकल। जैसे ये मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम बनाया। ठीक, ये वाला जो हिस्सा होता है इसी को हम कहते हैं शीर्षस्थ विभोज्योतक अर्थात एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, एक बंड जैसी यहाँ संरचना होती है, इसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्विष्ट विभोज्योतक हो जाएगा। और यहाँ पर हम जो देखते हैं ये वाली जो इस टाइप का बंड होता है इसको हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। ठीक, अर्थात पार्श्व विभोज्योतक। ठीक, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। शीर्षस्थ कैम्बियम हो गया पार्श्वी, अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभोज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिका प्रारंभ में क्या लिखा, विभोज्योतक की ही तरह होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित होती जाती हैं। ठीक, देखिए ये डायग्राम है। किसी पौधों के मेरिस्टेमेटिक ऊतक की क्या है स्थिति दिखाई गई है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये शीर्षस्थ पार्ट है और ये पार्श्व विभोजक है अर्थात लैटरल मेरिस्टम। ये हो जाएगा इनर कैलरी मेरिस्टम। ठीक, ये जैसे ही ऊपर होता जाएगा शीर्षस्थ विभोजक तक, ठीक, आगे बढ़ता जाएगा। परिपक्व क्या लिखा, वही लिखा था। जैसे ये बढ़ती और परिपक्व होती है, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है और ये दूसरे ऊतक में अर्थात इसमें अंतर्विष्ट विभोज्योतक में क्या होता है, परिवर्तित या विभाजित होती जाती है। ठीक, अब देखते हैं
प्ररोह के शीर्षस्थ विभोजक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। जो शीर्षस्थ अर्थात एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या करता है, लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभोजक द्वारा या उसके कारण होता है। देखिए यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक, जो शीर्षस्थ मेरिस्टेम है वो क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करता है, अर्थात इसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती जाती है उसमें। और जो पार्श्व विभोज्योतक है, जो क्या है, लैटरल मेरिस्टेम है, ये क्या करता है, इसकी जो तने हैं, क्या है, तना जो है, इसकी परिधि या मोटाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं अंतर्विष्ट विभोज्योतक कुछ पौधों में क्या करते हैं, पार्श्वसंधियों के पास पाए जाते हैं। ठीक, विभोज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, अर्थात कोशिका द्रव के इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका, नैरो सेल, भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उसके पास रसदानी नहीं होती, रसदानी को वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूल नहीं होती है, क्या हम सोच सकते हैं। यहाँ से छोड़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग स्थायी ऊतक, देखते हैं स्थायी ऊतक अर्थात परमानेंट टिश्यू के बारे में देखते हैं। विभोज्योतक द्वारा, मेरिस्टेमेटिक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, तो आइए देखते हैं। देखिए जो मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती हैं वो विभाजन करना बंद कर देती हैं। जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल कह रहे हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं, ठीक, वो विभाजन करना बंद कर देती है। जब विभाजन करना बंद कर देती है तो वो परिवर्तित हो जाती है स्थायी ऊतक में, अर्थात परमानेंट टिश्यू में। वही लिखा है। विभोज्योतक द्वारा अर्थात मेरिस्टेमेटिक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, तो देखते क्या होता है। ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं। कौन विशेष कार्य करती हैं, यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल की बात की जा रही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप वो स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन अर्थात विभेदीकरण कहते हैं। विभोज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती हैं। ये देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। क्या है, स्टेम का सेक्शन है, ये सेक्शन काट है तने का। ये देखिए सबसे बाहरी वाला, जो सबसे बाहरी वाला परत होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। उसके नीचे क्या होता है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद वाला जो पार्ट पाया जाता है उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। पेरीसाइकिल, ठीक, फ्लोयम, कैम्बियम, ये हो गया कैम्बियम, फिर मज्जा किरण, जाइलम और पित्त। सबसे अंदर का पार्ट जो होता है पित्त होता है। और इसी में देखिए यहाँ पर इसमें संवहन बंडल अर्थात वैस्कुलर बंडल कहा जाता है इसको। ठीक, इसमें ये प्रोटोजाइलम हो गया और मेटाजाइलम, ये कैम्बियम हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखते हैं, अब देखते हैं सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में देखते हैं। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। देखिए सबसे अभी हमने देखा कि सबसे ऊपर वाला लेयर कौन सा था, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, ठीक, उसके बाद एंडोडर्मिस था। तो यही लिखा, एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पैरेनकाइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। इसमें पैरेनकाइमा का मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक, क्या लिखा, पैरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। ठीक, ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक, रिक्त स्थान पाया जाता है। ये ऊतक प्रायः
ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करती हैं। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होती हैं वो किसका भंडारण करती हैं? भोजन का भंडारण करती हैं। डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान अर्थात इंटरसेलुलर स्पेस को दिखाया गया है। इसमें देखते हैं, ये देखिए, वॉल थिकनिंग है, भित्ति की मोटाई दिखाई गई है। इसमें न्यूक्लियस, रसधानी अर्थात वैक्यूल, ठीक, वैक्यूल, और ये है कोशिका भित्ति का मतलब सेल वॉल है। दूसरा डायग्राम देखते हैं। क्लेरेनकाइमा, ये क्लेरेनकाइमा का चित्र है जिसमें सरल छिद्र युग्मक और ये जो है संकीर्ण ल्यूमेन था नेरो ल्यूमेन, ये लिमिट मोटी भित्ति हो गई। आगे देखते हैं। कुछ पैरेनकाइमा, क्या लिखा है? कुछ पैरेनकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेनकाइमा अर्थात हरित ऊतक कहा जाता है। जली पौधे में पैरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं अर्थात कैविटीज होती है, जिसके कारण ये जल में उतरती हैं। इस प्रकार के पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरेनकाइमा, जिसमें एयर स्पेस पाया जाता है, हवा की क्या बड़ी गुहिकाएं पाई जाती हैं, ठीक, जिसके कारण पौधा जो है जल में उतराता अर्थात ऊपर तैरता रहता है। उसी को क्या कहते हैं? इस प्रकार के पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं। पौधे में लचीलेपन का गुण एक अनस्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। इसमें पा सकते हैं, एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। आगे देखते हैं। इस ऊतक की कोशिका अर्थात इस टिश्यू की सेल जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, जैसा कि चित्र 6.4b में दिखाया गया है। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेनकाइमा होता है। यह ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलकों को देखा है। यह स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं, क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। आगे देखते हैं। यह ऊतक तने में संवहन बंडल अर्थात वैस्कुलर बंडल के समीप पत्तों की सिराओं तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। आइए एक क्रियाकलाप देखते हैं। क्या लिखा है इसमें? रियो की ताजा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए, इसे दबाव लगाकर इस तरह मोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल जाए या निकल आए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखें। इनमें कुछ बूंदे सेफ्रेनिन विलयन डालिए, तो देखते क्या होता है। देखिए, ये डायग्राम देखिए, द्वार कोशिका है तथा एपिडर्मिस कोशिका है। पार्श्व दृश्य और पृष्ठ दृश्य दिखाया गया है दोनों में, ठीक। देखिए, रक्षी कोशिकाओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉर्ड सेल। क्या कहते हैं? गॉर्ड सेल कहते हैं, ठीक। ये एपिडर्मल सेल हो गया, इसमें स्टोमेटा, और ये रक्षी कोशिका हो गई, ठीक। ये जो एपिडर्मिस होता है, जो मैंने एपिडर्मिस बताया था, मान लीजिए पत्ती है कोई, पत्ती का जो ऊपरी से दोनों तरफ जो ऊपरी जो भाग होता है, जो ऊपर दिखाई देता है, वो एपिडर्मिस होता है। उस एपिडर्मिस में अनेकों छिद्र होते हैं। इस टाइप के होते हैं। ये दोनों टच है।
इस टाइप के छिद्र होते हैं। ठीक, इसी को हम कहते हैं स्टोमेटा या रंध्र। ठीक, स्टोमेटा में क्या होती है, रच्छी कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं को हम गॉड सेल कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अब हम। क्या लिखा है, क्या लिखा है, जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। अभी जो हम लोगों ने डायग्राम देखा जिसमें मैंने स्टोमेटा के बारे में बताया वही है। क्या लिखा, जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस क्या होती है, मोटी होती है, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधे की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोध परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की क्या करती है, रक्षा करती है, इसीलिए इसको गॉड सेल भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है, क्योंकि पौधों की रक्षा करती है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोश की स्थान के अच्छिन्न परत बनाती हैं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत कैसी होती हैं, चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। ठीक, पत्ती के एपिडर्मिस में हम देखते हैं, देखिए लीफ एपिडर्मल। क्या लिखा, पत्ती के एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं जिनकी हमने चर्चा स्टोमेटा करके कहा था। देखिए इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा, हिंदी में उसको रंध्र कहते हैं। पत्ती के एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देखते हैं, इन छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें हम रच्छी कोशिकाएं या गॉड सेल कहते हैं। गॉड सेल कहते हैं, ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होता है। देखिए जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है उस वो क्रिया किसके द्वारा होता है, जो प्लांट सेल की जो स्टोमेटा सेल होती है उनके द्वारा होता है। ठीक, स्टोमेटा के द्वारा होता है। आप कभी ठंड के मौसम में या किसी मौसम में सड़क किनारे जो घास के ऊपर सुबह सुबह मॉर्निंग में आप देखेंगे कि एक बूंद जैसी सबसे उसका घास की जो ऊपरी वाली सिरा होता है उस पर एक बूंद वाटर या जल का होता है। तो वह क्रिया किसके द्वारा होता है, जो बूंद निकला हुआ है वही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक, आगे हम देखते हैं, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उसमें बाल जैसी प्रवर्ध होते हैं जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में कैसे क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, फिर से पढ़ते हैं, जो जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं, ठीक, वो पानी सोखने के लिए कार्य करती हैं। देखिए पानी जब सोखता है कोई पौधा अपने जड़ के द्वारा तो उसके साथ मिनरल्स भी आते हैं, उसको पोषक प्रदान करते हैं पौधे को। ठीक, वही क्रिया लिखा है इसमें, जड़ों की एपिडर्मिल कोशिकाएं पानी सोखने का कार्य करती है। साधारण उनमें बाल जैसी जो प्रवर्ध जो रचनाएं होती हैं, बाल जैसी संरचनाएं, वो क्या होती हैं, उसकी जो एरिया होता है क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो पानी सोखने की जो क्रिया होगी, जो क्षमता होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह क्या होती है, बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। अब देखते हैं मरुस्थलीय पौधों, क्या लिखा, मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ। ठीक, क्यूटीन जो है एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन का लेप होता है। अब देखते हैं क्यूटीन का लेप क्यों होता है। देखिए आगे देखते हैं क्या लिखा, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाद सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। देखिए क्यूटीन का लेप इसलिए होता है, देखिए जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सबसे कम होनी चाहिए। जब जल उसमें से निकल जाएगा तो पौधे में क्या मिलेगा। ठीक, इसीलिए क्यूटीन का लेप होता है कि जो जल की क्षमता होती है जो वाष्पोत्सर्जन करने की उसको कम किया जा सके। ठीक।
जैसे जैसे अब देखते हैं आगे, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभोज्योतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है कार्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती हैं। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतःकोश की स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्त पर सुबरीन इनके भित्त पर सुबरीन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। ठीक, डायग्राम देखते हैं। रच्छी ऊतक अर्थात गॉड सेल की है ये। इसमें क्या है, ये देखिए, ये कॉर्क सेल है, कॉर्क कोशिकाएं हैं, कॉर्क सेल है। फटी हुई एपिडर्मिस अर्थात रप्चर्ड एपिडर्मिस हो गई। ठीक, रच्छी ऊतक इनको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं इनको। अच्छा, वहां हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, गॉड सेल के बारे में। ठीक, गॉड सेल के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग रच्छी ऊतक अर्थात प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, ये हो गए प्रोटेक्टिव टिश्यू का ये डायग्राम दिया गया है। अब देखते हैं जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक अर्थात कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर रहे थे। ठीक, आगे देखते हैं, या कर चुके हैं, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए डिफिनीशन दिया है साधारण ऊतक के। ठीक, क्या दिया है, क्या दिया है, भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक पर विचार कर जो एक ही प्रकार के दिखाई दे। अभी जब तक जितने हम लोगों ने सेल देखा वो एक ही तरह के दिखाई देते थे। ऐसे ऊतकों को हमने क्या कहा, साधारण ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। इनके अलावा साधारण स्थायी ऊतक के अलावा जितने भी अन्य प्रकार के ऊतक उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। देखिए, जाइलम और फ्लोएम ये प्लांट में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में, पौधों में पाए जाते हैं। तो जाइलम, ज फॉर है जाइलम, ज फॉर जल, जल का संवहन जिसके द्वारा होता है, अर्थात पौधों को जैसे जड़ से लेकर पत्ती तक या फल जो उसमें फ्रूट्स होगा उसको जल की आवश्यकता होती है। ठीक, जल के द्वारा ही मिनरल्स उस फल या उस पत्ती तक पहुंचता है। तो जाइलम, जो जाइलम पार्ट होता है, जाइलम, ठीक है, जाइलम ये जल का संवहन करता है। और यहाँ पर लिखा है फ्लोएम, फ्लोएम क्या लिखा है, फ्लोएम, फ्लोएम जो फल अर्थात फ्रूट्स अर्थात न्यूट्रिशन जो पोषक तत्वों का ये संवहन करता है फ्लोएम। ठीक, आगे देखते हैं अब क्या लिखा है। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के क्या है, उदाहरण है। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। संवहन ऊतक किसको किसको कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को। जाइलम किसका संवहन करता है, जल का करता है। ठीक, और जो आपका फ्लोएम है न्यूट्रिएंट अर्थात पोषक तत्वों का। ठीक, और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों, क्या लिखा है, संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। जैसा कि चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। ठीक, अब देखते हैं जाइलम ट्रेकिड्स वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा, चित्र 6.7a b और c में दिखाया गया है। देखिए, पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। ट्रेकिड्स एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रेकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह, क्या है, पैरेन्काइमा, देखिए पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। ठीक, फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों, क्या लिखा है, फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों, चालनी कोशिकाएं, क्या है, चालनी कोशिकाएं, चालिनी नलिका। ठीक, चालनी कोशिकाएं हो गया।
और चालनी को नलिका सीप ट्यूब, चालनी कोशिकाओं के इसको क्या कहते हैं सीप सेल, और इसके बाद क्या है साथी कोशिकाएं, साथी कोशिकाओं को क्या कहते हैं कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल कहते हैं। देखिए जो फ्लोएम 5 प्रकार के अवयव, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशो से मिलकर बना होता है। चालनी चालनी नलिका छिद्रित भित्त वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता। अभी हमने बताया था फ फॉर फ्लोएम, फ फॉर न्यूट्रिएंट अर्थात फल भोजन, ठीक, अर्थात पोषक तत्व, ठीक। पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशो को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं, ठीक। आगे देखते हैं, ये डायग्राम देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिखा है कॉम्प्लेक्स ऊतकों के प्रकार हैं ये। इसमें देखिए ट्रैकिड्स, इसमें क्या है पिट, छिद्र को क्या कहते हैं पिट है इसमें। ये देखिए वाहिका, वाहिका अर्थात वेसल, इस ये भी छिद्रयुक्त है। जाइलम पैरेन्काइमा में क्या है कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म, और यहाँ न्यूक्लियस दिखाया गया है। इसमें देखते हैं फ्लोएम, क्या लिखा फ्लोएम सेक्शन है ये। इसमें देखिए चालनी प्लेट, ठीक, चालनी प्लेट अर्थात सीव प्लेट, और यहाँ सीव ट्यूब हो गया। फ्लोएम पैरेन्काइमा अर्थात साथी कोशिका, कंपेनियन सेल, अभी इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया। अब देखते हैं हम लोग जंतु ऊतक, जंतु ऊतक अर्थात एनिमल टिश्यू। अब देखते हैं हम एनिमल टिश्यू के बारे में। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशी कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं पेशी कोशिकाएं कहते हैं। ये डायग्राम देख लेते हैं क्या है। देखिए स्टमक लिया गया, अमाशय, ठीक, अमाशय है, अमाशय से एक टिश्यू लिया गया, ठीक, टिश्यू, उसमें क्या है स्मूथ मसल्स है, उसमें चिकनी पेशी रेशे हैं, ठीक। जब उनको निकाला गया तो इस प्रकार की पेशी रेशे हैं, ये देखिए इसमें एक न्यूक्लियस है, और ये क्या है स्मूथ मसल फाइबर है, और इसमें ये क्या है एक सेल है, कोशिका है, ठीक। आगे अब हम देखते हैं इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करना। जो मसल सेल्स हैं, जो मसल है, मसल जो पेशी कोशिकाएं हैं, ये क्या करते हैं कोशिका जो है फैलना और सिकुड़ना, अंगों को गति प्रदान करना इनका कार्य है, ठीक। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है, यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है। फेफड़ों के द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो जो हम ऑक्सीजन जाती है हमारे अंदर, वो क्या होता है तो वही लिखा है, यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो आइए देखते हैं क्यों होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, क्या लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न को हल करने के लिए संकेत देता है, ठीक, कि ऑक्सीजन का क्या होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है जब कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक, तो जब हम रोटी खाते हैं, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज ब्लड के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। तो क्या होता है अब हमको एनर्जी, जैसे हमारे शरीर को जैसे जिस प्रकार इंजन को चलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, ठीक, तेल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे बॉडी को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को क्या डाइजेशन किया जाता है, पाचन किया जाता है, पाचन करके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को छोटे छोटे माइन्यूट सूक्ष्म पार्टिकल में तोड़ा जाता है, जिसको हमारी कोशिकाएं, हमारी बॉडी सेल्स जो है उसको अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित करके देखिए ब्लड के द्वारा ही सारी कोशिकाओं तक ब्लड ही जाता है, ठीक, उनके द्वारा क्या है सेल में अवशोषित कर लिया जाता है फूड मटेरियल को, ठीक। तो वहां ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन होता है हमारे सेल में चला जाता है, उसी फूड को जलाया जाता है। जब जलाया जाता है तो एनर्जी बनती है, ठीक। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो हमारी बॉडी में भोजन के द्वारा ग्लूकोज गया होता है उसको जलाया जाता है और एटीपी बनता है। एटीपी क्या है ऊर्जा का स्रोत है, ठीक, वही हमारी बॉडी में बनता है। और यह प्रक्रिया किसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
और माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, कहाँ होता है, हमारी बॉडी के सेल में होता है। ठीक, वही दिया है। अब देखते हैं यहाँ से, रक्त अपने साथ या अर्थात क्या लिखा है, ब्लड अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशी, क्या लिखा है, रक्त और पेशियां, रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के क्या है, उदाहरण है। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक अर्थात इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, पेशी ऊतक मसल्स टिश्यू, तंत्रिका ऊतक अर्थात नर्व टिश्यू। रक्त जो है, रक्त देखिए संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी जो है पेशी ऊतक का प्रकार है। देखिए रक्त जो है कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है तथा जो मसल्स है वो मसल्स टिश्यू का प्रकार है। ठीक, अब हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू अर्थात एपिथेलियमी ऊतक। जंतु के शरीर में क्या लिखा है, जंतु के शरीर को ढकने का वाय रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक कहते हैं। देखिए जो हमारा स्किन है, स्किन का जो आउटर पार्ट है, सबसे बाहरी पार्ट, वो भी एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। ठीक, अब देखते क्या लिखा है, जंतु के शरीर को ढकने या वाय रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक हैं। ठीक, एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं, जैसे कि त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कूपिका, क्या लिखा, वक्री नली आदि सभी एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियम ऊतक, क्या लिखा, एपिथेलियमी ऊतक अर्थात एपिथेलियल टिश्यू की कोशिकाएं, एपिथेलियल टिश्यू की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं, अनवरत परत का निर्माण करती हैं। इनकी गति, आगे देखते हैं क्या लिखा है, ये देखिए कुछ डायग्राम है एपिथेलियल टिश्यू के, जो सॉरी क्या है, मसल्स टिश्यू, वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू के कुछ प्रकार दिए गए हैं। देखिए क्या है, देखिए पहला क्या है, सल्की, ये एपिथेलियल का एक प्रकार है। ठीक, सल्की क्या है, स्क्वैमस इसको कहते हैं इंग्लिश में, स्क्वैमस घनाकार अर्थात क्यूबॉइडल टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। देखिए इसको सल्की अर्थात इक्वेमस, क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या है, घनाकार, घनाकार अथवा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा क्या है, स्तंभाकार, स्तंभाकार अर्थात कोलुमनर या सिलिएटेड टिश्यू हो गया। ठीक, आगे क्या है, स्तरित, स्तरित अर्थात सल्की अर्थात स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा, इन परतों के बीच क्या होता है, इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं। ठीक, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये बहुत एक दूसरे के क्या है, समीप होते हैं, सटे हुए होते हैं तथा इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच फिर से यहाँ से पढ़ते, स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः क्या लिखा है, सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। ठीक, चित्र 6.9 में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो
जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। अभी हम लोगों ने ये जो डायग्राम देखा, ठीक, उसी के बारे में बताया गया है। ये जो उनके कार्य पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में क्या लिखा है, कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथीलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। ठीक, इनको सरल सल्की एपिथीलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं। ठीक, तथा कोमल स्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का स्तर, और स्तर का मतलब होता है लाइन। ठीक, जैसे ये आहार नली है, ये आहार नली है। ठीक, इसके अंदर का जो स्तर है, लाइन है, ठीक, उसी के बारे में दिखाया गया। ये जो लाइन है, ठीक, उसके बारे में क्या है, आहार नली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथीलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथीलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथीलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूंकि चूंकि ये चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथीलियम को स्तरित सल्की एपिथीलियम कहते हैं। देखिए, त्वचा की जो जो हमारी त्वचा होती है वो कई भागों में होती है, अर्थात लेयर बाय होती हैं। फिर ऊपर वाले क्या होती है, ये ऊपर वाली जो परत होती है ये नष्ट होती जाती है धीरे धीरे, और नीचे वाली क्या है, बनती जाती है, फिर ये बनता जाता है और ये नष्ट होता जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं जहाँ अवशोषण और स्राव होता है। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी स्तर लाइनिंग में, वहाँ लंबी एपिथीलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार अर्थात सिलिएटेड कॉलुमनर, ठीक, स्तंभाकार एपिथीलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथीलियमी ऊतक में पक्षमाप अर्थात सीलिया होते हैं, जो कि एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती है। ये पक्षमाप मतलब होता है सिलिएटेड या सीलिया, गति कर सकते हैं। ठीक, तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथीलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथीलियम कहते हैं, अर्थात सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथीलियम कहते हैं। घनाकार अर्थात कीबॉइडल एपिथीलियम ब्रक्की नली तथा लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करती है या करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथीलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो एपिथीलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथीलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथीलियम कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अब इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, तो आइए देखते हैं। हम यहाँ से देखते हैं संयोजी ऊतक की कोशिकाएं। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कमजोरी होती हैं और अंतर कोशिकीय अधात्री अर्थात मैट्रिक में धसी होती हैं, जैसा कि चित्र 6.10 में दिखाया गया। यह अधात्री जेली की तरह तरल सघन या कठोर हो सकती है। अधात्री की प्रकृति देखिए, अधात्री को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, अर्थात मैट्रिक्स की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतकों के कार्य के अनुसार बदलती है। ठीक, आगे देखते हैं अब हम रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक, प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स अर्थात आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन्स भी होते हैं। रक्त क्या है, गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है अर्थात एक दूसरे से दूसरे जगह तक
ले जाता और ले आता है। आगे देखते हैं, डायग्राम देखिए ए। डायग्राम ए क्या है, ये जो है विभिन्न प्रकार की जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं अर्थात WBC है, उनका प्रकार दिखाया है। पहला क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, देखिए। फिर उसके बाद क्या है, इसिनोफिल, इसको क्या कहते हैं, इसिनोफिल। तीसरा क्या है, बेसोफिल, ठीक। फिर ये दिखाया गया लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और यहाँ पर प्लेटलेट्स दिखाया गया, ठीक। जो WBC होते हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। WBC अर्थात व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक। 5 प्रकार के होते, कौन कौन से हैं, न्यूट्रोफाइल्स, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक। और यहाँ पर एक ये प्लेटलेट्स है, ठीक। आगे देखते हैं अब बी डायग्राम क्या है। बी डायग्राम क्या है, संवहत संहत अस्थि है, ठीक है। इसमें देखिए हाइवर्स नलिका है, ठीक। यहाँ पर सूक्ष्म नलिका है, ठीक। सी वाला ये कचाप उपास्थि है, ठीक। इसमें क्या लिखा है, कॉन्ट्रोसाइट और कॉन्ट्रोसाइट कॉन्ट्रोसाइट और यहाँ पर क्या है, हाइलाइन मैट्रिक्स अर्थात कचाभ आधात्री। अब देखते हैं ये वाला जो डायग्राम है, ये क्या है, लाल रक्त कोशिका अर्थात RBC। आगे देखते हैं, यहाँ ये देखते हैं डी वाला, ये क्या है, वसामय ऊतक है अर्थात एडिपोज टिश्यू, इसको क्या कहते हैं, हाँ एडिपोज टिश्यू भी इसको कहते हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या है, मोटी सूक्ष्म सूक्ष्म बिंदु है जिसको हम क्या कहते हैं, फैट ड्रॉपलेट। यहाँ एक न्यूक्लियस दिखाया गया यहाँ पर, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, एरियोलर ऊतक का चित्र दिखाया गया है। एरियोलर ऊतक जिसमें जालिका फाइबर है, रेस कोरक, बृहद भक्षकाणु, कैलेजन फाइबर, संपेषणी कोशिका और प्लाज्मा कोशिका। आगे देखते हैं, अस्थि संयोजी ऊतक। ऊतक क्या लिखा है, अस्थि संयोजी ऊतक। यहाँ देखिए क्या लिखा है, अस्थि संयोजी ऊतक, ठीक। अस्थि मतलब बोन, बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू का एक अन्य उदाहरण है। बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण करता है। पंजर मतलब होता है जाल, जाल जैसे जो हमारी शरीर है, शरीर में जो हमारी बोन है, जो बोन है वो हमारे शरीर को क्या है, एक सांचा तैयार करता है, ठीक, जिससे हमारा शरीर चलता है और पूरा रुका हुआ है, एक पिंजरा है, ठीक। वही लिखा है। जो असंयोजक संयोजी ऊतक एक अन्य उदाहरण, यहाँ क्या लिखा, यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग है, तो देखते हैं। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री अर्थात कठोर मैट्रिक्स में धसी होती हैं, जो कैल्शियम या फास्फोरस से बनी होती हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, स्नायु अर्थात अस्थि बंधान तंतु कहते हैं, से जुड़ी होती हैं। दो अस्थियां जैसे दो हड्डियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, स्नायु अर्थात अस्थिबंधान तंतु द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। यह ऊतक बहुत लचीला और मजबूत होता है। स्नायु में अधात्री बहुत कम मात्रा में होती है अर्थात मैट्रिक्स बहुत कम होती है, और अस्थियों से जोड़ती है एक अन्य प्रकार की संयोजी ऊतक, जिसे हम कंडारा या टेंडन कहते हैं, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडारा मजबूत तथा क्या लिखा, कंडारा अर्थात टेंडन मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि अर्थात कार्टिलेज एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री अर्थात ठोस मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को क्या लिखा है, यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। जैसे देखिए हमारी जो हाथ है, जैसे हम यहाँ मोड़ते हैं हाथ को, तो कोहनी के नीचे जहाँ से ये जुड़ा होता है, कोहनी जहाँ से ये जुड़ा होता है, जैसे घुटने और जो नीचे वाला और ऊपर वाला जो हड्डी होता है, घुटने दोनों के बीच में पाया जाता है कार्टिलेज। कुछ देखिए हमारे कान जो है, कान की हड्डी जो ये मुड़ जाती है, ये भी कार्टिलेज की बनी है। नाक की हड्डी जो हमारी नाक है,
इसमें भी है, कार्टिलेज है। फिर अगर जो हम देखिए, जब हम गर्दन पे छूते हैं तो एक पाइप जैसी संरचना टाइट है, सी आकार की, ये क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया भी किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। देखते हैं अब क्या है। कार्टिलेज एक अन्य प्रकार की संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, देखिए उपास्थि अर्थात कार्टिलेज नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए ये दो ऊतक किस प्रकार है। देखिए कार्टिलेज जो होती है जैसे कान में है, ठीक, नाक में, इसको हम मोड़ सकते हैं, लेकिन ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। जो बोन है, जो हड्डी है, उसको हम मोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी क्या है, और ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, अब देखते हैं एरियोलर, क्या लेगा, संयोजी ऊतक। ठीक, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थिमज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक भागों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की क्या करता है, मरम्मत में सहायता करता है। कौन, एरियोलर संयोजी ऊतक। ठीक, आगे देखते हैं। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है, तो आइए देखते हैं। वसा को संचित करने में कौन सा ऊतक पार्टिसिपेट होता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है, देखते हैं। वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक अर्थात फैटी टिश्यू क्या है, वसी ऊतक। ठीक, त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं, क्या लिखा है, इस वसा की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मी कुचालक का कार्य भी करता है। ऊष्मी कुचालक का कार्य भी करता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम मसल्स टिश्यू, क्या है, मसल्स टिश्यू देखते हैं। पेशी ऊतक, ठीक, पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशी रेशा अर्थात मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण होती है। देखिए जब हम हाथ को ऐसे मोड़ते हैं तो किसके द्वारा मोड़ता है, मसल्स के द्वारा मोड़ता है, हमारे पेशी के द्वारा मोड़ता, क्या है, देखिए संकुचन अर्थात सिकुड़ना और प्रसार होना, फैलाना के दोनों के गति का कारण किसके द्वारा होता है, पेशी ऊतक के द्वारा होता है, वही लिखा है। ठीक, कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, जो हम अपने इच्छा के अनुसार, जैसे हम बोल रहे हैं, ये हमारी इच्छा से बोल रहा है, ठीक, ये ऐच्छिक हो गया। जिनको हम अपने इच्छा अनुसार नहीं, अपने आप वो चलता रहता है, जैसे धड़कन, हमारी जो हार्ट है हमारा, ये हमेशा धड़कता रहता है। ठीक, तो ये क्या है, अनैच्छिक हो गया। ठीक, अब देखते हैं कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह पेशियों को ऐच्छिक पेशी अर्थात वॉलेंटरी मसल्स कहा जाता है। वॉलेंटरी मसल्स कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। एक के बाद रेखाओं और धारियों की तरह प्रतीत होती है, इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार शाखा रहित और बहुनाभी हो सकती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। ठीक, इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियां, क्या लिखा, चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। ये आंख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वासनी, क्या लिखा है, फेफड़ों की श्वसनी में पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला अर्थात तर्क रूपी का मतलब होता है स्पिंडल शेप्ड होता है। ये एक केंद्र की होती हैं। इनको क्या, आरेखित पेशी भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हृदय की, क्या लिखा है, अगला पॉइंट क्या है हमारा,
हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को क्या कहते हैं? कार्डियक, अर्थात कार्डियक पेशी कहा जाता है, अर्थात कार्डियक मसल कहा जाता है। ठीक, हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती है। आइए देख लेते हैं इन पेशी मसल्स, जो पेशी ऊतक है उनका यहाँ नामांकित चित्र दिया गया है। देखिए ये क्या है? इसमें देखिए धारियां है इसमें। ठीक, धारियां है। ये क्या है? रेखी है। देखिए रेखी, इसको हम रेखी मसल्स कहेंगे। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये जो है इसमें, ये देखिए इसमें तर्क रूपी पेशी कोशिका है। तर्क रूपी का मतलब है स्पिंडल शेप्ड। क्या है? स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स हैं। ठीक, इनको हम कहते हैं स्मूथ नर्व सेल। क्या है? स्मूथ नर्व सेल। ये हमारा हो गया स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रिएटेड मसल कहा जाए, स्ट्रिएटेड मसल कहा जाएगा। अब देखते हैं अगला, ये क्या है? कार्डियक मसल्स के बारे में दिया गया। कार्डियक मसल में देखिए इसमें क्या है? ये धारियां है। ठीक, केंद्रक है, यह है कार्डियक मसल। अब हम देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है इसमें? तंत्रिका ऊतक अर्थात नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू सभी कोशिकाओं में क्या लिखा है? सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र ही उत्तेजित हो जाती हैं और इस उत्तेजना को बहुत शीघ्र ही पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। देखिए यहाँ कहने का तात्पर्य है, जैसे हमने आपके बॉडी को टच किया या हमारे पैर में कील या कांटा चुभ गया। ठीक, जब चुभ गया तो तुरंत हम उसकी क्या करते हैं? तुरंत उसका रिएक्शन या पैर हटा लेते हैं तुरंत। ठीक, ये क्यों होता है? वहां से जैसे ही कांटा चुभा हमारे पैर में, तुरंत तुरंत क्या हुआ? ब्रेन को गया। ब्रेन ने हमको तुरंत वहां पर बताया कि आपके पैर में चुभा कुछ। ठीक, तो तुरंत हम पैर को हटा लेते हैं। तो यह कार्य यहाँ से ब्रेन तक गया, इसको ठीक ब्रेन तक गया और ब्रेन से फिर पैर तक आया, तब हमको पता चला कि कोई चुभा और हमको दर्द हो रहा है। ये किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक अर्थात नर्वस टिश्यू के द्वारा होता है। तो आइए देखते हैं मस्तिष्क। क्या लिखा है? मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। नर्व सेल या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव, न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती है, जैसा कि चित्र 6.12 में दर्शाया गया है। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध अर्थात डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। देखिए मनुष्य के बॉडी में, ठीक, या एनिमल सेल में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाने वाली कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, सॉरी क्या कहे? नर्वस सेल है। नर्व सेल अर्थात तंत्रिका कोशिका है। ठीक, यह कितने मीटर लंबी तक हो सकती है? 1 मीटर लंबी तक क्या लिखा? 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका रेशे, देखिए पहले डायग्राम देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए यहाँ क्या है? ये नर्व सेल है। एक क्या है? न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है, एक नर्व सेल है। ठीक, अर्थात तंत्रिका कोशिका है। देखिए इसमें क्या है? एक सुस्पष्ट क्या है? न्यूक्लियस है। यहाँ पर रेशे जैसी संरचना जो दिखाई गई थी, ये क्या है? डेंड्रॉइट्स है। यहाँ पर देखिए ये क्या? तंत्रिका कक्ष। अच्छा, इसी को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। इसमें एक कोशिका का इसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी। ये क्या है? सेल बॉडी है। ठीक, यहाँ पर ये जो है ये क्या है? नर्व एंडिंग है। इनको क्या कहता है? नर्व एंडिंग कहा जाता है। अब आगे देखते हैं तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में क्या है? मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को क्या करता है? गति प्रदान करता है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या सीखा। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। क्या लिखा?
ऊतक कोशिकाओं का क्या होता है? ऊतक अर्थात टिश्यू, क्या लिखा है? ऊतक। टिश्यू कोशिकाओं का क्या होता है? एक समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य क्या होता है? समान होते हैं। पौधों के ऊतक अर्थात प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, विभेज्योतक तथा स्थायी ऊतक, अर्थात इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक अर्थात परमानेंट टिश्यू विभेज्योतक से बनते हैं, अर्थात क्या लिखा? परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। अब देखते हैं आगे। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। ठीक, जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। एपिथीलियमी पेशी संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक क्या है? जंतु ऊतक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथीलियमी ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमी तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में क्या लिखा है? हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू के विभिन्न प्रकार है। क्या है? कौन कौन से प्रकार है? एरियोलर ऊतक, एपिडोज, क्या लिखा है? एडिपोज अर्थात वसामय ऊतक, अस्थि, कंडरा अर्थात इसको क्या कहते हैं? टेंडन, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त अर्थात ब्लड। पेशी ऊतक के 3 प्रकार हैं। पेशी के ऊतक के कौन कौन से प्रकार हैं? रेखी, आरेखित और कार्डियक टिश्यू। ठीक, तंत्रिका ऊतक, क्या लिखा? तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचारित करता है। ठीक, कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? ऊतक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। ठीक, ऊतक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है वो कैसा होता है? जो इनर लाइनिंग होती है, मुंह के जो इनर लाइनिंग होती है वो किन ऊतकों के द्वारा होता है? चपटी सल्की एपिथीलियम, चपटी सल्की एपिथीलियम। फिर दूसरा क्या है? ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है उसे कंडरा या टेंडन, क्या है? टेंडन कहते हैं। ठीक, सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट में क्या? ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। हमने बताया था फ्लोएम, फ्लोएम, फ्रूट्स, भोजन को संवहन करता है तो यहाँ हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। ठीक, अब देखते हैं डी पॉइंट। ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, वसा का संचय करता है उसे हम वसीय ऊतक कहते हैं। वसीय ऊतक। ठीक, ई पॉइंट देखते हैं। तरल आधात्री, आधात्री अर्थात मैट्रिक्स सहित संयोजी ऊतक। तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक क्या है? ब्लड, क्या है? ब्लड। ठीक, मस्तिष्क में स्थित ऊतक कौन से होते हैं? तंत्रिका ऊतक अर्थात नर्वस टिश्यू, ठीक, यहाँ देखते हैं स्थायी ऊतक, इसमें हम इसको भरते हैं। देखिए, सरल परमानेंट टिश्यू में हो जाएगा और ये जटिल परमानेंट टिश्यू में। जाइलम, यहाँ देखते हैं सरल परमानेंट टिश्यू में क्या है? यहाँ हो जाएगा पैरेन्काइमा, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा पैरेन्काइमा, क्या हो जाएगा? पैरेन्काइमा। यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा। ये हो गया सरल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया। इसमें देखते हैं जटिल में, देखते हैं पहला क्या है? जाइलम, तो दूसरे में क्या होगा? यहाँ पर फ्लोएम। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आज यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारा क्या है? गति अर्थात मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।